नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और हम लोग के जो एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं और उनको लेकर के जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर के आपके सामने ये मॉडल पेपर है। और ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 है, जहां पर हम लोग आज जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आगे भी एग्जाम्स में बनेंगे, क्योंकि जो सेकंड वाला जो आपका स्टार्ट होने वाला है फेज एमटीएस के एग्जाम के लेकर के, वो आपका 13 जून से स्टार्ट होने वाला है, जहां पर 13 जून से लेकर के 20 जून तक आपके एग्जाम चलेंगे और उनके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग को इसी प्रकार से प्रैक्टिस आपकी करनी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा गया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नालंदा एक प्रसिद्ध महाविहार था जो भारत में मगध, जिसको वर्तमान में आधुनिक बिहार के नाम से जाना जाता है, प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ था। यह स्थल बिहार शरीफ शहर के पास पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और 5वीं शताब्दी यानी लगभग 1200 CE में ये बना हुआ था। इसका अधिगम केंद्र 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा प्राचीन स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर यहाँ भी पाए गए हैं, जो बोध गया से लगभग 62 किलोमीटर और पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। तो इतना सारा आपको याद नहीं करना, आप सिंपल आपको इतना दिमाग में रखना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में 4 एलिमेंट्स हैं और आपको बताना कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप है जो एक ही वर्ग में पाए जाते हैं आपकी आवर्त सारणी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और के यानी पोटेशियम, HLiNa ये आपके वर्ग 1 में है सभी के सभी तत्व। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, किस समूह में है, समूह नंबर 1 में स्थित है। और इनको क्षार धातु में भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सी क्षार धातुएं हैं। तो HLiNa ये सभी के सभी आपकी क्षार धातुएं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत सरकार ने किस साल तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है, टीबी जो बीमारी है, इसको कब भारत से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP है, ठीक है, इसको इस रूप से भी जाना जाता है। इसका लक्ष्य क्या है, सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले यानी सतत विकास लक्ष्य 2030 तक रखे गए हैं, उनसे 5 साल पहले यानी 2025 तक भारत में टीबी के जो बोझ है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम में 12,000 से अधिक टीबी चैंपियन की पहचान की है जो सेवा से वंचित और हाशिए पर हैं और देखभाल तक पहुंचने में रोगियों का समर्थन करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। यानी कि अगर कौन सा वो विटामिन है जिसकी कमी से अगर हो जाए तो ये क्या होता है, ब्लड आपका क्लॉट नहीं होता है और जो पानी है आपका ब्लड है वो लगातार क्या होता है, बहता रहता है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है किस विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। विटामिन के आप कैसे याद कर सकते हैं, के से होता है खून, कैसे क्या होता है, खून। तो के स्टार्टिंग खून से है तो के विटामिन के खून से रिलेटेड हो जाएगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक है कीड़ा, KEDA। ठीक है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये सब के सब आपके किसमें घुलनशील हैं, ये वसा में घुलनशील हैं। बचा विटामिन बी और सी ये आपका पानी में घुलनशील है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरे एक और ट्रिक है, भैंस गई पानी में तो भैंस से बी और सी ये पानी में घुलनशील है, बकाया जो बचे हुए आपके विटामिन हैं वो आपके वसा में घुलनशील है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। हीराकुंड बांध जो कि दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है, ये किस नदी पर बनाया गया है। ये आपके महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है, संबलपुर कस्बे के पास महानदी पर स्थित है। इसके मुख्य भाग की लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर है और पूरा बांध 25.8 किलोमीटर तक फैला है। यह बांध 1957 में बनना शुरू किया गया था और भारत की आज़ादी के बाद शुरू होने वाला पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो 943 फीमेल्स हैं 1000 पुरुषों पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2001 की जनगणना में ये जो अनुपात था 933 था, लेकिन ये बढ़कर के 943 हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता होना चाहिए कि 3 सूचियां बनी हैं हमारे संविधान में, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है केवल केंद्र सरकार के पास होता है
और राज्य सूची में वे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है, और संवर्धित सूची में वे विषय होते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। ठीक है, तो कृषि आपकी एक ऐसी फील्ड है जिस पर कानून राज्य सरकार बनाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं। ये किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है। कौन? आपका कृषि राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और राज्य सूची में देखा जाए तो एक वर्तमान में 61 विषय, मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस वर्ष माइक्रो क्रेडिट योजना स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी? ये की गई थी वर्ष 2020 में। ठीक है, तो ये कब की बात है? ये बात 1 जून 2020 की बात है, जब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना को इसको शुरू किया गया था। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार की एक प्रमुख योजना थी, और योजना की अवधि मार्च 2022 तक रखी गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है? लोन प्रोवाइड किया जाता था छोटे छोटे अमाउंट्स को लेकर के, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। कहाँ पर की थी? बम्बई में की थी। वर्तमान में जो मुंबई महाराष्ट्र में है वही आपका पुराने समय में बम्बई था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना आत्मारंग पांडुरंगा के द्वारा 31 मार्च 1867 ईस्वी को की गई थी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 31 मार्च 1867 ईस्वी को आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो वो आपकी पाई गई है मेघालय में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 2001 और 2011 की अगर हम कंपैरिजन देखें तो इसमें उच्चतम दशकीय विकास दर यानी लगभग 27.80% मुनाफा इसमें दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका राज्य है कौन? मेघालय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? ये तराइन का पहला युद्ध हुआ था वर्ष 1191 में। किस किस के बीच में हुआ था? ये आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये और भी आप जानकारी देख सकते हैं। चरण मानस राजा के कई समकालीन शासकों द्वारा समर्थित किया गया था, जिन्हें मिन्हाज यानी हिंदकरण के रूप में वर्णित किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 13 नवंबर 1191 के बीच। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक हैं? तो अमजद अली खान ये भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इनको वर्ष 2001 में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इससे भी बन रहे हैं कि जो फेमस आपके कल्चरल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको किस फील्ड में कौन सा सम्मान दिया गया है। तो जो अमजद अली खान हैं ये सरोद वादक हैं, और इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान यानी पद्म विभूषण से वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा भी 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जो नुसरत फतेह अली खान है ये पाकिस्तानी गायक और संगीतकार हैं। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा ये भारत संगीत रचयिता के संतूर वादक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरोद वादक अमजद अली खान है और संतूर वादक ये आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं, और राहत फतेह अली खान ये पाकिस्तानी गायक और संगीतकार हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने कौन सी घोषणा हुई थी? उसके बाद जो भारत है को एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मतलब शामिल कर लिया था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अधिकार खत्म हो गया था और डायरेक्ट भारत पर जो क्राउन आ गया था वो ब्रिटिश साम्राज्य आ गया था। तो ये कौन सी उद्घोषणा हुई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 1858 की उद्घोषणा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। और 1858 का जो अधिनियम आया उसमें भारत के पूरे शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। सोनल मानसिंह ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? जो सोनल मानसिंह हैं ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और 1992 ये भरतनाट्यम के साथ उड़ीसी में भी माहिर हैं ये। ठीक है, और 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और ये
सबसे कम उम्र में जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाली फर्स्ट लेडी थी, जिनका नाम था सोनल मानसिंह। 2003 में सोनल जी को पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी मई 2016 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री जी ने जो बीपीएल परिवार धारक थे उनको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराया और इसी को लेकर के 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, सभी लोगों के फ्री जीरो बैलेंस आपके अकाउंट्स खोले गए थे इसके अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें जो शहरी गरीब थे उनको किफायती दाम पर आवास और अच्छे उपलब्ध घर प्रोवाइड किए गए थे। तो ये अलग अलग योजनाओं के अलग अलग उद्देश्य थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। वायु की गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सभी जानते हैं एनीमोमीटर, क्योंकि जो एनीमो वर्ड है ये आपका एयर का रूट वर्ड है, हवा का रूट वर्ड है। इसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। इसके पहले आप और भी देख सकते हैं क्या कि रिक्टर पैमाना भूकंप के लिए होता है। वायु दाब मापी जिसको जो होता है इसका मतलब एयर प्रेशर मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और थर्मामीटर टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया? आर्टिकल नंबर 159। इसके अंतर्गत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और सरकार की जो नियुक्तियां और शक्तियां हैं भारतीय संविधान के भाग 6 में वर्णित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो नियुक्तियां की जो यहाँ पे कुछ शर्तें हैं वो क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी अन्य लाभ पद पर ना हो और संसद या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ये राष्ट्रपति बनने और की क्या है, राज्यपाल बनने की क्या है, प्रमुख आपकी योग्यताएं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा? मतलब कौन सा देश है जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? अपना देश भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और इसके पहले तो आपका जो 2015 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, उसके पहले 2011 में हुआ था। ठीक है, भारत श्रीलंका बांग्लादेश ये सब हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा भी कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 32 को कहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। रज पर्व नहीं है, ध्यान रखना है, रज पर्व। ठीक है, मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने के लिए एक अनूठा त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माँ को भूमि मानते हैं वो लोग, ठीक है, भूमि को माँ मानते हैं और इसको लेकर रज पर्व मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पूर्व भारतीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी? द ड्रामेटिक टिकेट इंदिरा गांधी ईयर्स। ये जो पुस्तक है, जो हमारे प्रीवियस आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्री प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं 2012 से 2017 तक। उसके बाद आपके वर्तमान में मुर्मू जी हैं। ठीक, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है? वृक्षारोपण फसल का मतलब क्या होता है? आपको पता है फसलों को, जैसे रबी फसल होती हैं, ठीक है, खरीफ की फसलें होती हैं। जो रबी की फसलें होती हैं ये आपकी लगभग सर्दियों के मौसम यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल कब होती है? बरसात के सीजन यानी जून और जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। लेकिन कुछ फसल वृक्षारोपण भी फसलें होती हैं या इनको नगदी फसल के अंतर्गत भी कुछ फसलें आती हैं। तो इनमें अगर देखा जाए तो गेहूं है, ये रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, तिलहन आपकी खरीफ की फसल है। ये केवल रबर यहाँ पे बचा है जो कि वृक्षारोपण फसल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और दुनिया में गेहूं का अगर सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो वो चीन है और चीन के बाद दूसरा नंबर आपका आता है अपने देश भारत का। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अपना उत्तर प्रदेश है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाब आता है, तीसरे नंबर पर आपका हरियाणा आता है। और अगर रबड़ की बात करेंगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया और उसके बाद मलेशिया। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां थी। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये वो क्वेश्चन थे जो एनालिसिस बेस्ड प्राप्त हुए थे, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए थे। डेफिनेटली ये जो वीडियो है, इस प्रकार के टॉपिक को लेकर के जो आपके सामने वीडियोज आ रही हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो बिल्कुल अपना सपोर्ट बन रखिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।